नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो है हमारी है यूपी के हमीरपुर जिले की, जहां पर एक रक्षक जो है भक्षक बन गया। जी हां, यूपी पुलिस के एक दरोगा ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी लाश के कपड़े उतारे और उसकी लाश को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। हमीरपुर पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो युवती के पहले पुलिस के पास सबसे बड़ी जो चुनौती थी कि महिला की पहचान करना। पुलिस ने 2 दिनों के अंदर महिला की पहचान की। इसके बाद महिला के परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्डिंग और ये सब डिटेल निकाला तो फिर वो दरोगा जिसको जिम्मेदारी थी इस महिला की रक्षा करना, इस महिला को इंसाफ दिलाना, उस दरोगा तक पुलिस पहुंची। पुलिस ने दरोगा को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछा तो फिर उस दरोगा ने बताई हत्याकांड की सनसनीखेज वजह, जो एक बार तो आपको लगेगी कि ये मामला जैसा दरोगा कबूल रहा है वैसा तो नहीं। फिलहाल पुलिस ने 2 दिनों के अंदर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। हत्यारा दरोगा जो है, आरोपी जो दरोगा है, वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस जो है आगे जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस मामले में जो मृतक महिला है उसके परिजनों ने दरोगा और उसके साथ ही मृतक महिला के पति पर भी हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पति तो इस हत्या में शामिल नहीं रहा। लेकिन हाँ, दरोगा, पुलिस जांच में ये जरूर आया कि दरोगा जो है वही मुख्य आरोपी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है, जहां पर महिला के परिजन उसके पति और दरोगा दोनों पर हत्या का आरोप लगाते हैं। आखिर दरोगा का महिला से कैसे प्रेम संबंध हुए, पति के साथ कैसा उसका रिश्ता था जिसकी वजह से पति के ऊपर भी आरोप लगे, ये सब पूरा घटनाक्रम जो है हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए कि आखिर पूरा मामला क्या है। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के हमीरपुर जिले की है, जहां पर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। हमीरपुर जिले का जो है एक मौधा कोतवाली क्षेत्र है। यहां पर 13 नवंबर को जो है तड़के सुबह जो है गांव, जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें तेज बदबू सी महसूस हुई। इसके अलावा उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते जो हैं झुंड बनाकर कुछ खा रहे। लोगों ने जब पास जाकर देखा तो उन्हें वो देख के ये दंग रह गए कि एक महिला की लाश पड़ी है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और कुत्ते उसकी लाश को नोच रहे। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है वो पुलिस दी। हमें मौधा कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंचती है। तुरंत ही पूरे इलाके में इस बात का हड़कंप मच जाता है कि एक महिला की लाश जो है, नग्न लाश जो है, उस सड़क किनारे पड़ी। तमाम बड़े अधिकारी भी, जब महिला से जुड़ा मामला होता है तो इसमें यूपी में तमाम बड़े अधिकारियों के कहें वो कुर्सियां गर्म हो जाती। सब तुरंत हमीरपुर जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस के सामने चुनौती थी कि सबसे पहले वो इस महिला की पहचान करें और फिर इस बात की पड़ताल करें कि आखिर महिला की लाश यहां आई कैसे। हमीरपुर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पर आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया कि कोई महिला को वहां जानता है कि नहीं जानता। तो आसपास के लोग में से किसी ने भी इस महिला की पहचान नहीं की। इसके बाद पुलिस ने जो अपने आसपास के जो जितने भी थाने थे, जिले थे, उन जगहों पर महिला की लाश की तस्वीरें सर्कुलेट की, जिससे पुलिस को यह पता चला कि इस महिला का जो है नाम जो है किरण सिंह है। दरअसल महोबा जिले के करबई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव के रहने वाले जो है राजेश कुमार, उन्होंने इस लाश की पहचान की। उन्होंने कहा कि ये लाश जो है उनकी बहन किरण उर्फ काजल की है। ठीक है, कुछ लोग किरण नाम बता रहे हैं, एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं। कुछ लोग काजल नाम बता रहे हैं, हाँ किरण कह रहे हैं। हम देख लेते हैं एक जगह और पर, दोनों कंफर्म हो जाए कि महिला का नाम क्या है। हाँ, किरण और काजल मान लीजिए, ठीक है, अब जो भी उनमें होगा। तो लाश किरण की है, उनके भाई ने इस बात को कंफर्म किया।
इस वहीं दूसरे भाई सतीश कुमार ने पुलिस को जानकारी दी कि उनकी बहन जो है 12 नवंबर को अकेले कोर्ट गई थी, जहां बहनोई विनोद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। यानी किरण जो है वो शादीशुदा थी और उसका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा है। इसी तलाक केस की उसकी तारीख थी और उस तारीख में 12 नवंबर को जो है किरण कोर्ट के लिए निकली थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। जब घर नहीं आई तो परिजनों ने लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और जब थाने फोटो पहुंचती है तब पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया कि एक महिला की लाश मिली जिसकी जो फोटो है वो आपकी बहन से मिलती जुलती है, जरा आप पहचान करें। और भाई थाने पहुंचते हैं, वहां पर वो इस बात की पहचान करते हैं कि हाँ ये उनकी ही बहन है। इसके अलावा पुलिस ने जब उनसे ये पूछताछ की कि आपको लग रहा है किस पर आपको शक है कि आपकी बहन का कौन हत्या कर सकता है, कौन इस तरह से उनके साथ बड़ा है बुरा व्यवहार कर सकता है, तो भाइयों ने जो है आरोप लगाया कि उनकी बहन का, उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि हमारी बहन जब कोर्ट गई है तब इस दौरान उसका अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या करके जो है मौदहा कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे उसकी लाश को फेंक दिया गया। परिजनों ने सबसे पहला आरोप दहेज के मुकदमे में जो उनके जीजा थे उनके ऊपर आरोप लगाया कि हो ना हो सकता है वो इस हत्याकांड में शामिल हो, क्योंकि उनका अपनी बहन के साथ मुकदमा चल रहा था दहेज का मामले में। वहीं उन्होंने एक चीज और लगाया कि इस केस की जो दहेज उत्पीड़न वाले मामले की जो जांच कर रहे थे दरोगा अंकित यादव, उनके ऊपर भी परिजनों ने शक जताया कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकते। परिजनों ने दरअसल आरोप इस तरह से लगाया कि जो उनके बहनोई हैं उन्होंने दरोगा अंकित यादव के साथ मिलकर मेरी बहन की हत्या कराई होगी और दोनों ही इस मामले में जांच शामिल होगी। इसके बाद पुलिस ने हमीरपुर जो पुलिस है, पुलिस की 2 टीमें बनाई गई थी। दोनों टीमों ने इस बात की जांच की कि दरअसल अंकिता या जो किरण थी वो किसके साथ उसकी मतलब बातचीत होती थी, किससे वो मिलती थी और किस पर फोन पर ज्यादा बातचीत होती थी। जब पुलिस ने सर्विलांस सीडीआर रिपोर्ट निकाले तो पुलिस को यह पता चला कि हाल फिलहाल में यानी करीब पिछले 1-1.5 साल से कहें तो अंकिता की मतलब माफ करना किरण की जो है अंकित यादव से फोन पर कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी। लिहाजा पुलिस को शक जो है गहराया कि कहीं ना कहीं इस केस के जो तार हैं वो यूपी पुलिस के दरोगा अंकित यादव से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने 2 दिनों तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी रही और 2 दिनों में पुलिस ने इस पूरी गुत्थी के हर तार को सुलझा लिया। सबसे पहले पुलिस ने जो है दरोगा जिनके ऊपर पुलिस को सबसे ज्यादा शक था उनको ढूंढा और उन्हें उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने हत्या का गुनाह कबूल किया और इनकी बताई जगह से पुलिस ने वो लोहे की रॉड भी बरामद कर ली जिससे किरण की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। लाश जिस तरह से थी उसमें सबसे बड़ी बात थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया था कि किसी भारी चीज से सिर पर कई बार वार करके जो है हत्या की गई। इसके अलावा गले में भी गला मतलब कसने का भी निशान थे। तो पुलिस ने वो रॉड बरामद कर ली जिससे किरण की बड़ी बेदर्दी से अंकित ने हत्या की थी। पुलिस की जांच में यह पता चला कि अंकित यादव जो है 2023 बैच का दरोगा है और 2024 से महोबा के करबई थाने में तैनात था। किरण सिंह भी जो है करबई की रहने वाली थी। उसका पति जो है विनोद जो है सीआरपीएफ में है। उसके कोई संतान नहीं थी। किरण के पिता ने बताया कि शादी के 1 साल बाद दामाद विनोद जो है 2 लाख रुपए और ब्रेजा कार की मांग कर रहे थे। हम लोगों ने दहेज देने से मना कर दिया। इसके बाद विनोद और उसके घर वालों ने बेटी किरण को पीट कर जबरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश की। इसके बाद किरण हमारे घर वापस आ जाती है और किरण ने दहेज प्रताड़ना का केस जो है पति विनोद पर और उनके घर वालों पर दर्ज किया और इसी केस की जो जांच है वो एसआई अंकित यादव यानी दरोगा अंकित यादव कर रहे थे। बताया जा रहा पुलिस को जांच में पता चला कि आखिर दोनों की प्रेम कहानी शुरू कैसे होती। तो पुलिस की जांच में पता चला कि किरण जो है अपने केस के सिलसिले में अक्सर थाने आ जाती थी। इसी दौरान जो है दरोगा अंकित और किरण काफी नजदीक हो गए। दोनों एक दूसरे से चूंकि फोन पर भी बातचीत होती थी कई बार केस के सिलसिले में, तो धीरे धीरे ये बातचीत जो है बताते हैं कि प्यार में बदलती चली गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कई बार किरण और अंकित एक दूसरे के साथ घूमने भी जाया करते थे। इस मामले में एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि
इस मामले में सबसे पहले हम किरण के भाई ने क्या कहा वो पहले आपको सुनाते हैं, फिर पुलिस ने क्या कहा, और सबसे आखिरी में हम दरोगा अंकित यादव जिनके ऊपर इस हत्या का आरोप है उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो किरण के भाई हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मेरा सतीश कुमार नाम है, मेरी बहन का मर्डर हो गया। किसने किया है, क्या है पूरी घटना? ये घटना तो हुई है विनोद के द्वारा और अंकित के द्वारा। कैसे हुई है? मेरी बहन जो है तारीख करने गई थी महुआ, वहाँ से निकली, इसका अपहरण कर लिया किसने? विनोद ने और अंकित ने। कौन है ये लोग? विनोद हमारा बहनोई है, सीआरपीएफ में है। अंकित कौन है? अंकित दरोगा है, ये विवेचना कर रहा था किरण की जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद में जब हमें फ़ोन लगाया तो कोई सिस्टर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और स्विच ऑफ होने के बाद में हमने जानकारी बहुत सी जगह से ली तो हमारी सिस्टर का स्विच ऑफ ही था फ़ोन। इसके बाद में अंकित का फ़ोन आया कल हमारे पास में 4 बजे कि आपका जो है बहन का जो है सब वहाँ पड़ा है, क्या कुलमना के पास में। और फिर उनने जो है मौदा के दरोगा जी से बात करवाई, उनने हमें फ़ोटो भेजी, हमने पहचान की कि हमारी सिस्टर ही है। फिर हम हमीरपुर आए, हमीरपुर में जानकारी देखी और हमने देखा कि यहाँ हमारी बहन थी। क्या लगता है आपको? मर्डर हुआ है। क्या मांग है? हमें न्याय मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दहेज प्रथा वालों को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो उनका हस्बैंड है और जो विवेचना कर रहे थे दरोगा, उन्होंने मिलकर घटना की? जी, विनोद ने सीआरपी में है, उनने ये घटना की साजिश रखी है। तो इस मामले में भाई ने साफ साफ कहा कि हमको इस तरह से पता चला और हमें इंसाफ की उन्होंने मांग की। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि अंकित यादव जो है इस केस में पूरे गहनता से जुड़े हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल जो है वो ये साफ जता रहे थे कि अंकित और किरण के बीच में जो एक जांच अधिकारी और एक जो पीड़िता के बीच बातचीत होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा बातचीत होती थी। तो ये बातचीत शक पैदा करने लगी और पुलिस ने जब 5 जांच पड़ताल की तो ये सच साबित हुआ कि दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हो गए थे। मामला जांच अधिकारी और पीड़िता से बढ़कर हो गया था। दोनों एक दूसरे को प्रेमिका और प्रेमी वाला मामला चल चुका था। अब आखिर हत्या क्यों हुई, ये केस जो है बड़ी अहम कड़ी है। पुलिस जांच में पता चला कि 12 नवंबर को, चूंकि जैसा कि घर वालों ने कहा कि जो किरण थी वो अपने केस के सिलसिले में कोर्ट जाने वाली थी तो कोर्ट के लिए निकली थी। पुलिस जांच में पता चला कि 12 नवंबर को जो है दरोगा अंकित यादव और किरण जो है दरोगा की कार में बैठकर घूमने के लिए गए थे। इसी दौरान जो है वो उनके बीच जो है किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और झगड़ा फिर इतना बढ़ जाता है कि दरोगा जो है अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते और अपनी गाड़ी में रखे लोहे की रॉड से जो है किरण के सिर पर ताबड़तोड़ इतने वार करते हैं कि किरण वहीं बेदम होकर गिर जाती है। और इसके बाद दरोगा जो है किरण की लाश को जो है, नग्न लाश को जो है झाड़ियों में फेंक कर फरार हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जो है किरण की लाश गांव वालों को दिखती है। जो इलाके के लोग होते हैं उन्हें देखते हैं कि कुत्ते इस लाश को लोच रहे हैं। फिर पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस फिर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ आया था कि सिर पर किसी भारी चीज से हमला करने की वजह से सिर की हड्डी टूटी मिली थी, गले में कसने के निशान थे और इसी वजह से मौत हुई थी, यानी बड़ी ही बेदर्दी से किरण को मारा गया था। कॉल डिटेल से अंकित को तक सब पुलिस पहुंची गई थी। अब बात करते हैं कबूलनामे। तो जब पुलिस ने दरोगा अंकित यादव से पूछा कि तुमने आखिर किरण की हत्या क्यों की, तो दरोगा अंकित ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम लोग उस पर विस्तार से बात करते कि क्या ये सच लग रहा है आप लोगों को, क्या ये झूठ है, ये बात करते। तो दरोगा अंकित यादव ने पुलिस को बताया कि दरअसल किरण के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की मैं ही जांच कर रहा था। इसके लिए 2-3 बार मुझे जांच की वजह से 2-3 बार किरण के घर जाना पड़ा। इसी दौरान किरण ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझे कॉल करने लगी। मैंने उसे कॉल पर ही समझाया कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं किसी मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुम्हारे घर आया, मैं अपनी ड्यूटी और जांच की वजह से तुम्हारे घर आया था, बाकी मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन
दरोगा कहते हैं अंकित यादव, किरण तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वो दिन में 10-10 बार मुझे कॉल करती और इसके चलते मैं परेशान होकर उसका नंबर मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। वो अलग अलग नंबरों से मुझे कॉल कर परेशान करने लगी। मैंने यहां तक, दरोगा जी कह रहे कि मैंने अपने आप को रोकने के लिए, मैंने अपने बात ना करने के लिए कि मेरा जांच अधिकारी और पीड़िता का हमारा बस रिलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, लिहाजा मैंने अपना जो बताती हैं कि नंबर तक बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से, चूंकि जांच अधिकारी था, उसे मेरा नंबर पता चल जाता और मुझसे फोन पर बार बार मुझे फोन कर परेशान करती थी। मैंने उससे बात करने से मना किया तो कहने लगी तुम्हें मैं झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। अंकित ने बताया कि मैं उससे परेशान हो चुका था। 11 नवंबर को उसने फिर कॉल किया और कहा कि तुम्हारी कार से घूमने चलूं। मैंने सोचा कि इस बार उसे मिलकर समझा दूंगा, लिहाजा 12 नवंबर की रात वो अपने घर वालों से बिना बताए मेरे साथ घूमने निकली। मैंने उसे रास्ते में कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब हरकतें वो छोड़ दे, यानी फोन करना, मुझे परेशान करना वो छोड़ दे, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हम तुमको कोई परेशान नहीं करते, तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी जिए। दरोगा का ये कहना, दरोगा ने अपने कबूलनामे में ये कहा, उन्होंने, दरोगा अंकित यादव ने कहा, मैंने उसे साफ कर दिया कि ये सब हरकतें छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, लेकिन किरण जो है मुझे धमकी देने लगी। इससे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब गुस्से में भर गया कि इतना इसको समझा रहे फिर भी इस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा। लिहाजा जब हमारी कार एक सुनसान इलाके में पहुंची, तब यहाँ पर किरण जो है पानी पीने के लिए, हम लोगों ने गाड़ी रोकी और किरण जो है पानी पीने के लिए बाहर जब निकली, तभी मैंने गाड़ी में रखी लोहे की रॉड को उठाया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और तब तक मैं मारता रहा जब तक मेरी गुस्सा जो है कहने शांत ना हो और किरण की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई है, मतलब मर नहीं गई, तब तक मैं मारा और उसके बाद उसकी लाश को फेंक कर मैं चला गया। ये दरोगा साहब का कबूलनामा है, लेकिन अब इसमें कई सारे जो सवाल उठते हैं। एक तो दरोगा साहब कह रहे किरण मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ी थी, मुझे फोन करती थी, मेरा कोई लेना देना थी और किरण मुझे धमकी देती थी, अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगे या मुझसे मैं जो कहूंगी वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मुकदमे में फंसा दूं। क्या आपको ये बात हजम हो रही कि एक दरोगा को एक महिला इस कदर बेवजह में बात में परेशान करने लगे और दरोगा साहब परेशान भी हो जाएं और इतने परेशान हो जाएं कि वो उसकी हत्या कर दे? आपको ये बात हजम होती? बहरहाल चलो हम इस पर बात करेंगे, अभी और भी कई सारे पॉइंट हैं। दूसरी बात, दरोगा ने कहा कि जब वो पानी पीने उतरती है, हम उसको समझा रहे थे, समझाने के दौरान जब वो नहीं मानी तब मैंने उसके ऊपर लोहे की रॉड से वार किया, उससे मार डाला। फिर उस महिला की लाश जो है नग्न हालत में कैसे मिली? अगर आपने सिर्फ उसे लोहे की रॉड से मारा तो उसके शरीर के कपड़े कहां गए? ये कुछ तो और बता रहे थे। आपकी कार में वो घूमने जा रही थी। तो यहां मामला जिस तरह से दरोगा अंकित यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसा दिख तो नहीं रहा है। पुलिस जो वकील के सवालों के आगे शायद दरोगा साहब की ये जो कहानी है वो ज्यादा देर टिक न पाए। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, पहले वो सुनिए, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि आखिर क्या कहानी असल हो सकती है। थाना मोदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब हम बात करें, देखिए दरोगा का कबूलनामा तो यह है कि भाई वो हमें परेशान करती थी, हम उसको मना करते थे कि हमें फ़ोन ना करो, लेकिन जांच अधिकारी होने के नाते मेरा नंबर उसके पास था तो मुझे दिन में 10-10 बार फ़ोन करती, मैं उससे मना करता तो वो मानती नहीं। और
जबरदस्ती जब मैं ज़्यादा करता तो वो कहती मैं तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी इस तरह से, और मुझसे बिना मेरी मर्जी के मुझे ज़बरदस्ती दबाव बनाकर मुझसे मेरे साथ घूमने जाती थी। और अपनी कार में जब 12 तारीख को जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया मैंने, तब उससे 11 तारीख को उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में घूमने चलूँगी। मजबूरी में मैंने सोचा चलो आज कार में इसको बिठा के ले चलेंगे और वहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझ जाएगी तो मामला खत्म हो जाएगा। दरोगा ने कहा 12 तारीख को जब हम इसके साथ घूमने निकले तब इसको हमने समझाने की कोशिश किया कि ये सब हरकतें ठीक नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैं गुस्से में भर गया और कार में रखी लोहे की रॉड से उसका मैंने सिर कूच दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। गलती मेरी बस इतनी है कि वो जो जिस तरह से मुझे कही थी मैं गुस्से में भर गया और इसलिए मैंने मार डाला। क्या आपको लग रहा है कि इतना एक महिला, एक दरोगा, यूपी पुलिस के दरोगा को इस कदर इतनी आसानी से फंसा ले जाएगी? देखिए यहाँ पर अगर हम संभावनाओं की बात करें क्या हो सकता है, देखिए दरोगा का कहना तो यही है। अब लड़की जिंदा होती तो वो भी अपना पक्ष रखती, तो वहां तो अपने पक्ष रखने वाला है नहीं कोई। संभावना ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि लड़की और दरोगा जी दोनों को चूंकि जांच के दौरान मिलते जुलते थे, दोनों को ही कहें लड़की को चूंकि अपने पति से तलाक का मामला चल रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी। दरोगा साहब ने समझा कि ठीक है भाई चलो इसको सहारा है, तो अच्छी देखने में थी, तो दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दरोगा साहब ने शायद ये नहीं सोचा था कि कहीं इससे बात आगे बढ़ेगी। बातचीत बढ़ती रही, धीरे धीरे प्यार भी हुआ और हो सकता है सारी सीमाएं भी लांघी गई हों। लेकिन जब इधर रिश्ते धीरे धीरे बढ़ते चले गए तो हमें जैसा लग रहा है, उम्र होता है, लड़कियां कुछ दिन तो इस प्रश्न को चलती हैं, लेकिन बाद में उनका मकसद तो यही होता है कि भाई शादी। हाल फिलहाल हमको लगता है कि किरण ने जब दरोगा पर इस चीज का दबाव कहा होगा कि भाई अब हमारा रिश्ता हो चुका है, तुम हमको पसंद करते हो, हम तुमको पसंद करते हैं, तो शादी करते। अब एक शादीशुदा, एक तलाकशुदा महिला से भला कोई दरोगा जो एसआई है वो क्यों शादी करेगा? वो तो कहीं शादी करेगा तो बढ़िया 50-60 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए मिलना। तो दरोगा इस बात से बचने, शुरुआत में तो उनको भी अच्छा लगा हो, लेकिन अब ये चीज जो है वो उनके गले की हड्डी बनना होगा। शादी करना चाहते नहीं थे लेकिन मौज तो पूरी मिल रही थी। अब वो चाहते होंगे कि रिश्ता हमारा जैसा है वैसा ही चलता रहे, शादी वादी जैसा कुछ मामला होना। लेकिन जो किरण है वो कह रही होगी ऐसा है, देखो अब ये चीज चलेगी नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करा दूंगा और मुझे ये साबित करने में देर नहीं लगेगी कि हाँ तुम्हारा हमारा रिश्ता कैसा है। जाहिर सी बात, अगर वो जिंदा हो जाती तो आसानी से जिंदा होती तो ये बात आराम से पता चलती कि मामला एक तरफा नहीं था। ठीक है, दरोगा साहब इसी बात से दबाव में थे कि अगर ये सच में, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे, और इसकी बात मानेंगे तो फिर हमारा जो एक अच्छी खासे घर में परिवार में शादी और ये सब होता है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। लिहाजा दरोगा साहब के लिए अब किरण जो है गले की ऐसी नहीं होते, हड्डी जो होती गले में फंस जाती है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। दरोगा साहब के लिए किरण वही हड्डी बन गई जो न उगल पा रहे थे न निगल पा रहे। निगलते तो सब कुछ नुकसान हो जाता, 50-60 लाख रुपए जो दहेज में मिलना होता वो सब चला जाता, और घर वाले भी इस चीज के लिए राजी ना होते, भले तुम चाहे जितना प्यार करते हो। कि एक तलाकशुदा महिला से शादी कर रहे हो, अभी भी छोटे शहरों की, छोटे जिलों की मानसिकता तो वही है। और दरोगा जी खुद ने ही सोचा होगा, उन्होंने सोच रहा है चल रहा है चलेगा, उसका जब वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन दरोगा साहब को ये नहीं पता था कि किरण एक चुकी मामला झेल चुकी है, तो दूसरे में तो बहुत इतनी समझदार हुई गई है कि उसे क्या कब क्या फैसला करना है। दरोगा साहब के लिए वो चीज मुसीबत बन गई। अब दरोगा साहब उससे पीछा छुड़ाना चाहते तो किरण उसे धमकी देती कि भाई ऐसा है, हम तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमको इस्तेमाल करोगे और छोड़ दोगे तो वो तो नहीं होने वाला, तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करा देंगे तो तुम भी चक्कर काटते रह जाओगे। अब दरोगा साहब को लगा कि अब क्या करें, तो उनके पास यही एक सहारा था। 12 तारीख को मिलने का प्रोग्राम हुआ, सुनसान इलाके में गए होंगे। दरोगा साहब ने पहले समझाने की कोशिश की कि भैया किरण देखो ऐसा है, हमारा तुम्हारा जो था लेकिन हम शादी वादी वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये हमारे परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे। किरण ने उनकी बात नहीं मानी। किरण ने कहा होगा ये तो तुम्हें प्यार मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ऐसा तो हो नहीं कोई छोटे बच्चे हो तो तुमको कोई बहका फुसला ले। अब जो तू किया है वो तो उसको इंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। जब जब किरण जो है अंकित की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई तो अंकित बौखला। अंकित को लगा अब किरण को चुप कराने का कोई और रास्ता नहीं है, लिहाजा उन्होंने फिर वो खौफनाक कदम उठाया जिसकी कल्पना
शायद कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा अपनी लाइफ में कि ऐसा भी कभी कुछ करना होगा। गुस्से में आकर, तैश में आकर लोहे की रॉड से जो है किरण की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को फेंक दी। अभी भी लेकिन एक सवाल है कि आखिर लाश नग्न कैसे? तो कई लोग इसमें, अगर हम जांच के एंगल से देखें या एक तरीके से कई कहानियां देखें, तो अमूमन होता है सुनसान इलाकों में कार के अंदर में बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें होती हैं। शायद यहाँ पर भी प्रेम प्रसंग वाला कुछ मामला चल रहा हो कार में, और उसी दौरान जो है जब बातचीत होने लगी तभी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और किरण को कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद लाश को उन्होंने फेंक दिया और चले गए। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि कुत्ते कपड़े फाड़ लेंगे, लेकिन एक एक चिंदी कपड़ा ले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। ठीक है, अब चूंकि सबका यही कहना है कि नग्न हालत में लाश मिली थी, जो आपने पुलिस की बाइट सुनी होगी उसमें भी वो कह रहे नग्न हालत में लाश मिली, यानी कपड़े ना होना, तो फिर ये तो यही है कि कपड़े उतारे गए। तो वो संभावना तभी हो सकती है या तो भाई ये दरोगा साहब ने किया हो कि हाथ कपड़े उतार कर फिर उसकी लाश को फेंका, या फिर पहले वो किसी क्रिया में ऐसे में थे जहां कपड़े नहीं पहने और उसके बाद उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर कपड़े वपड़ों की चिंता छोड़ी, उन्होंने सीधे उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर रवाना हुए। बहरहाल अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और उनसे पूछताछ करेगी कि तुम आप ये तो कह रहे हो कि गुस्से में आकर मैंने मार डाला, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उसके कपड़े कहाँ हैं, उसके कपड़े कैसे गायब हो गए उसके शरीर से? ये बड़े सवाल हैं। आप तो बेमर्जी से मतलब बिना अपनी कहें मर्जी से उसके साथ में थे, तो फिर कपड़े उतारने का क्या मामला हो सकता है? अब ये साल जांच के सवाल है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है, अब आगे की जांच जारी है। परिजनों की इंसाफ की मांग है, परिजनों ने दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरोगा अपने आप को कह रहे हैं कि बस हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, इसी वजह से क्योंकि लड़की जो है किरण जो है हमें ब्लैकमेल कर रही थी, हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी, इसलिए गुस्से में आकर मुझसे ये घटना हुई, जानबूझकर नहीं किया। लड़की मुझे जबरदस्ती फोन करती थी, ये सब करती थी। अब ये जब चीजें सर्विलांस सीडीआर इस रिपोर्ट निकलेगी तो उससे पता चल जाएगा लड़की कितने बार फोन करती थी, ये कितने बार फोन करते थे, मैसेज और वीडियो कॉल वगैरह, ये सबसे तस्वीरों से ये पता चलेगा कि रिश्ता किस तरह से था और उसके बाद तस्वीरें साफ हो। बहरहाल हम तो ये मान सकते हैं कि कोई लड़की किसी यूपी पुलिस के दरोगा को सिर्फ एक तरफा में आके इतना ज्यादा प्रेशराइज कर ले जाए कि जबरदस्ती उसको उसकी मर्जी के खिलाफ उसी की गाड़ी में घूमने के लिए मजबूर कर जाए, ये हो पाना संभव नहीं जब तक आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए हों जिससे आपको लगता है कि ये कदम जो है गलती हो गई मुझे। दरोगा को शायद बाद में एहसास हुआ होगा कि मामला हम लोगों से गलती हो गई, उन्होंने जो सोचा था मामला उससे बढ़ गया। उनको ये था कि हाँ चलो दोस्ती यारी बातचीत होगी, अच्छा है, हमारा भी रात कट जाया करेगी, हमारी भी बातचीत तो अच्छे से हंसी खुशी होती रहेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा और किरण कहीं शादी तक बात ये लेकर चली जाएगी। इसी वजह से दरोगा साहब फंस गए और फिर उनके पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्हें लगा कि अब यही रास्ता है और उन्होंने उस रास्ते को भी अंजाम आखिरकार दे ही दिया और अब तलाकों के पीछे पहुंच गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप दरोगा के कबूलनामे से सहमत हैं? जो दरोगा कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमको इतना प्रेशराइज किरण ने किया जिसके चलते हमको ये करना पड़ा। आप क्या को लग रहा है क्या दरोगा सच में यही है या फिर कुछ और वजह है जिसमें दरोगा ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक मदद देंगे, हम आपके बहुत कहें एहसानमंद रहेंगे और इसी तरह से हम आप तक जो है खबरें पहुंचाते रहेंगे और भी अच्छी कोशिश करेंगे कि और ज्यादा खबरें आप तक पहुंचे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। रोहित अवस्थी जी कह रहे हैं आजकल लड़कों को बेगुनाह फंसाया जाता है। रोहित भाई देखिए, आग धुआं तभी उठता है जब चिंगारी होती है। लड़के भी कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और आप फंस जा रहे हो तो फिर गलती तो आपकी भी। आप भी को तो कुछ लालच लग रहा होगा कि अरे वाह बढ़िया फ्री में लड़की मिल रही है, अच्छा है, इसको चलो मौज मस्ती करेंगे। और यही मौज मस्ती का शौक जो है अक्सर भारी पड़ जाता है।
आप मौज मस्ती कर तो लेते हो, फिर सोचते हो कि अब वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। जब आपने मौज मस्ती की फिर आपको लड़की की बातें माननी पड़ेंगी। तो ऐसे में अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आप फंसिए मत। पहली बात आप सोचिए कि लड़की क्यों इतना ज़्यादा हमको लाइन दे रही है, तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमको फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप फंसते चले जाएंगे तो फिर तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चलिए खबरें देखते रहिए यून्यूज यूपी। नमस्कार।